हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। गुड मॉर्निंग सभी लोगों के लिए। कैसे हैं आप सब लोग फ्रेंड्स? आज हम कराने वाले हैं सामान्य अध्ययन और इसमें हमने जो टॉपिक लिया है मौर्योत्तर काल। इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो इससे जो पहले की वीडियो है उसमें है। अब हम देखने वाले हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो हम एक क्रम से चल रहे हैं कि जैसे पहले तो हम देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु, उसके बाद कराते हैं क्वेश्चन आंसर। तो फ्रेंड्स, मौर्योत्तर काल के इसमें क्वेश्चन आंसर हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्लास सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जो लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सामान्य अध्ययन आता है तो ये सबके लिए महत्वपूर्ण है। और यूपी आरओ, एआरओ, यूपी पीसीएस, प्री, मेंस सभी के लिए महत्वपूर्ण है। सुपर टेट के लिए भी है, टेट के लिए भी है। तो शुरू करते हैं मौर्योत्तर काल के क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, शक संवत कब प्रारंभ किया गया? ए 58 ईस्वी, बी 78 ईस्वी, सी 320 ईस्वी, डी 606 ईस्वी। ईस्वी का मतलब होता है ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो घटनाएं घटित हुई हैं। ईस्वी यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद, तो उसको ईस्वी कहेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा 78 ईस्वी। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम इसकी व्याख्या देखते हैं। जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य 57 ईस्वी पूर्व के उत्तराधिकारी को 135 विक्रम संवत में शकों ने पराजित कर इस उपलक्ष्य में शक संवत चलाया था। इस प्रकार इसकी प्रारंभिक तिथि 135 माइनस 57 बराबर 78 यानी 78 ईस्वी आती है। अधिकांश इतिहासकारों ने कुषाण शासक कनिष्क को इसका प्रवर्तक माना है। तो ये इस क्वेश्चन की व्याख्या हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर वर्षों में है? ए 57 वर्ष, बी 78 वर्ष, सी 135 वर्ष, डी 320 वर्ष। तो हम पहले इसकी व्याख्या भी देख चुके हैं, फिर भी इसका सही आंसर हो जाएगा 135 वर्ष। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। देखते हैं इसकी व्याख्या। वर्तमान में तिथि एवं वर्ष के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है जो विश्वव्यापी है। वर्तमान कैलेंडर से 57 जोड़ देने पर विक्रम संवत प्रारंभ 57 ईस्वी पूर्व तथा 78 घटा देने पर शक संवत प्रारंभ, ये कोष्टक में है, 78 ईस्वी प्राप्त होता है। तो ये महत्वपूर्ण है, आप कर सकते हैं इसको। अर्थात वर्तमान वर्ष में 2023 में कोष्टक में विक्रम संवत 2023 प्लस 57 बराबर 2080 तथा शक संवत 2023 माइनस 78 बराबर 1945 है। अतः विक्रम संवत और शक संवत में अंतर 2080 माइनस 1945 बराबर 135
वर्ष है। तो इसका आंसर 135 यानी सी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थीं? ए गुप्त वंश, बी मौर्य वंश, सी कुषाण वंश, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी एंड सी, मौर्य वंश, कुषाण वंश। मैं थोड़ी सी इसकी मौखिक व्याख्या कर दे रही हूँ। मौर्य साम्राज्य की सीमाएं अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से को शामिल करते हुए हिंदू कुश पर्वत तक फैली थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था? ए चालुक्य, बी पल्लव, सी राष्ट्रकूट, डी सातवाहन। इसका सही आंसर दें आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा सातवाहन, डी। देखें इसकी व्याख्या। उपर्युक्त राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश सातवाहन है। इस वंश के संस्थापक सिमुक का समय कुछ स्रोतों के अनुसार लगभग 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व माना जाता है। कुछ स्रोतों में इसे कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा का समकालीन ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी 60 ईसा पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए ए का ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? ए का ब्राह्मण, ए पुष्यमित्र शुंग, बी खारवेल, सी गौतमी पुत्र सातकर्णी, डी सुशर्मन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी गौतमी पुत्र सातकर्णी। व्याख्या देखें इसकी। सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी को उसकी मां गौतमी वल्सरी के नासिक अभिलेख में एका ब्राह्मण कहा गया है, जिसका तात्पर्य है अद्वितीय ब्राह्मण। जैसे अद्वितीय का मतलब होता है दूसरा, अद्वितीय ब्राह्मण, इसके समान कोई दूसरा ना हो, अथवा ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक। ये इसकी व्याख्या हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? ए वायु पुराण, बी विष्णु पुराण, सी मत्स्य पुराण, डी उपर्युक्त में से किसी में नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी मत्स्य पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, जिसमें एक को अभिकथन ए व दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन यहाँ से शुरू होता है। सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ था। आर ये अभिकथन है, ये कारण है। सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। तो अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं, और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। बी ए तथा आर दोनों सही हैं, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। सी ए सही है किंतु आर गलत है। बी ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही हैं, और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से पहले हम इसकी व्याख्या देखते हैं। सातवाहन
नरेश स्वयं विद्वान, विधा प्रेमी तथा विद्वानों के आश्रयदाता थे। हाल नामक राजा ने गाथा सप्तशती नामक प्राकृत भाषा में श्रृंगार रस प्रधान रीति काव्य की रचना की थी। राजा हाल के दरबार में गुणाढ़ तथा सर्ववर्मन जैसे उच्च कोटि के विद्वान निवास करते थे। गुणाढ़ ने बृहत कथा नामक ग्रंथ की रचना की। कान्हेरी के एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि एक सातवाहन रानी संस्कृत का प्रयोग करती थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि सातवाहन युग में संस्कृत एवं प्राकृतिक भाषाओं का विकास हुआ था तथा सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया था। अतः इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रवतक अभिलेख में नहीं है? ए श्रावस्ती, बी कौशाम्बी, सी पाटलिपुत्र, डी चंपा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। रवतक अभिलेख अफगानिस्तान में शुर्ख कोटल के निकट रवतक नामक स्थान से वर्ष 1993 में प्राप्त किए गए थे। ये ग्रीक लिपि तथा बैक्ट्रियन भाषा में लिखे गए हैं। ये कुषाण वंश के शासक कनिष्क से संबंधित हैं। इस अभिलेख में 4 शहरों के नाम उल्लिखित हैं जो हैं जैसे साकेत है एक, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा श्री चंपा। ये 4 शहर हैं। और फ्रेंड्स ये तो आप जब बार बार याद करेंगे, जब इसको बार बार वीडियो को दोहराएंगे तब आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। यहाँ सूची फर्स्ट है, यहाँ सेकंड है। तो इसमें पूछ रहा है डिमेट्रियस का संबंध पहलव, रुद्रदामन का कुषाण, गोंडोफर्नीज का हिंद यूनानी, डी बिम का शक। तो इसमें बहुत अच्छा ये है कि जब हमें एक का पता रहता है तो हम और भी कर लेते हैं। जैसे डिमेट्रियस का हिंद यूनानी है तो इसका पहले का हो जाएगा तीसरा सही, और रुद्रदामन का हो जाएगा रुद्रदामन का शक हो जाएगा, और गोंडोफर्नीज का हो जाएगा पहला पलहव, विम का हो जाएगा बचा कुषाण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अभिलेख है, इधर शासक है। ए नासिक गौतमीपुत्र, बी हाथी गुम्फा खारवेल, सी भितरी पुलकेशिन द्वितीय, डी गिरनार रुद्रदामन प्रथम। तो इसमें नहीं पूछा है तो इसका सही आंसर है सी भितरी पुलकेशिन द्वितीय। ये इसका सही नहीं है। देखते हैं व्याख्या और उससे बहुत अच्छे से स्पष्ट होता है। फिर गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का शक्तिशाली शासक था। इसके विषय में सूचना इसकी माँ गौतमी वलसरी के नासिक प्रशस्ति से प्राप्त होती है। उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से खारवेल का एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा दीक्षा, राज्याभिषेक तथा
राजा तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। भीतरी स्तंभ लेख का संबंध गुप्त शासक चंद्रगुप्त से है, जबकि पुलकेशिन द्वितीय का संबंध ऐहोल अभिलेख से है, जो एक प्रशस्ति के रूप में है तथा इसकी भाषा संस्कृत है। जूनागढ़ गिरनार से रुद्रदामन प्रथम का शक संवत 72 कोष्टक में है 150 ईस्वी का अभिलेख प्राप्त होता है। यह प्रशस्ति के रूप में है। इससे उसकी विजयों, व्यक्तित्व एवं कृतियों का विवरण प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्याख्या लंबी हो जाती है। फ्रेंड्स, मौर्य साम्राज्य के जो क्वेश्चन थे वो अब समाप्त हो गए हैं, इसलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। अब हम जैसा कि हमेशा अपनी वीडियो में करते हैं कि पहले हम इसके महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं और उसके बाद क्वेश्चन आंसर। तो हम पहला पॉइंट है हमारा, शुरू करते हैं। गुप्त वंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में महाराज श्री गुप्त द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त फर्स्ट था। नेक्स्ट पॉइंट, इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट, इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। नेक्स्ट, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी के शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है। नेक्स्ट, इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक हरिशेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है। नेक्स्ट, अशोक द्वारा निर्मित यह स्तंभ मूलतः कौशाम्बी में स्थित था, जिसे अकबर ने इलाहाबाद कोष्टक में वर्तमान नाम प्रयागराज में स्थापित करवाया है। प्रयागराज का पहले नाम इलाहाबाद था, अब इसका नाम प्रयागराज है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस स्तंभ पर जहांगीर तथा बीरबल का भी उल्लेख है। नेक्स्ट, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का एक अन्य नाम देवगुप्त मिलता है। नेक्स्ट, हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ तथा स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह परास्त हुए। नेक्स्ट, धनवंतरी चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। नेक्स्ट, भास्कराचार्य प्रख्यात खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे। इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि तथा लीलावती नामक ग्रंथों की रचना की। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में महाकवि कालिदास, धन्वंतरी, बराहमिहिर, अमर सिंह, शंकु, छपड़क, वररुचि, बेताल भट्ट एवं घटकर पर थे। नेक्स्ट पॉइंट है, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था। नेक्स्ट, चीनी यात्री फायान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। क्रय विक्रय यानी लेन देन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य एरड़ से प्राप्त हुआ है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट है ये बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट, गुप्त संवत का प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम था। नेक्स्ट,
गुप्त काल में कला एवं साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, विशाख दत्त के नाटक मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में प्रकाश पड़ता है। शूद्रकृत मृच्छकटकम नामक रचना से गुप्तकालीन शासक व्यवस्था एवं नगर जीवन के विषय में रोचक जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, भारतीय दर्शन में चार्वाक दर्शन जड़वादी या भौतिकवादी विचारधारा का पोषक है। नेक्स्ट, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में दंती दुर्ग ने की। नेक्स्ट, उसने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाई। नेक्स्ट, मौखरी वंश के शासकों ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाई। नेक्स्ट, हर्ष के समय की विस्तृत सूचना इसके दरबारी कवि बाणभट्ट की कृति हर्षचरित से प्राप्त होती है। इसमें आपको साथ ही साथ किताबों के नाम और ये किताब किसकी है ये भी याद हो जाएंगे अगर आप इसे बार बार देखोगे तो। नेक्स्ट पॉइंट है, इससे जुड़ी कुछ सूचनाएं कलहणकृत राजतरंगिणी में भी मिलती हैं। नेक्स्ट, चीनी स्रोतों से पता चलता है कि हर्ष एवं राजश्री दोनों एक साथ कन्नौज के राज सिंहासन पर बैठे थे। नेक्स्ट, हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की। नेक्स्ट, नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन सेकंड ने हर्ष को पराजित किया। नेक्स्ट, पुलकेशिन सेकंड की ऐहोल प्रशस्ति एवं ह्विनसांग का विवरण इस युद्ध के साक्ष्य हैं। नेक्स्ट, प्राचीन कालीन चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख यिनतू तथा थियानतू नाम से किया है। नेक्स्ट, विक्रमशिला के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशीय शासक धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, बाकाटक शासक प्रवर सेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया। नेक्स्ट, बाकाटक वंश के शासक प्रवर सेन द्वितीय ने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट पॉइंट है, 8वीं सदी की 3 बड़ी शक्तियों पाल, गुर्जर, प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट के बीच त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हुआ जिसमें गुर्जर प्रतिहारों को सफलता मिली। नेक्स्ट है, शंकराचार्य को शंकर, श्री शंकराचार्य आदि नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ श्रृंगेरी है कर्नाटक में दक्षिण में, दूसरा है द्वारका गुजरात यानी ये पश्चिम में है, तीसरा है पुरी ओडिशा पूर्व में तथा ये पूर्व में है, चौथा है ज्योति मठ जोशी मठ उत्तराखंड ये उत्तर में है। उत्तराखंड से याद रख सकते हैं, उत्तराखंड यानी उत्तर में है। नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट है इसका, पुलकेशिन सेकंड के ऐहोल अभिलेख में संस्कृत के महान कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख है। तो जैसा कि अब इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो हो गए हैं। इसके बाद हमें देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। हम देखते हैं अब इसके क्वेश्चन आंसर। गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी दारा सिंह, दारा शिकोह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। और ये क्वेश्चन 2016 में यूपीआरओ में आया हुआ है प्री में। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक सचिव हरिशेन ने की थी। कनिंघम के मतानुसार यह लेख मूलतः कौशाम्बी में खुदवाया गया था। अकबर ने इसे कौशाम्बी से मंगाकर इलाहाबाद प्रयागराज के किले में स्थापित कराया। इस पर जहांगीर का एक लेख, रानी का अभिलेख एवं
अशोक का कौसंबी के महापात्रों को संग भेद रोकने के लिए निर्देश भी उत्कीर्ण है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसकी व्याख्या हो गई है। और जो महत्वपूर्ण बिंदु प्लस व्याख्या, तो इससे हमें बार बार पढ़ने से हमारा ज्ञान और बेहतर हो जाएगा। हमें बार बार जैसे इसके महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाते हैं प्लस इसकी व्याख्या हो जाती है, तो हमें जल्दी समझ में आ रहा होगा, ऐसे मैं उम्मीद करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, शक विजेता किसे जाना जाता है? शक विजेता किसे जाना जाता है? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी कुमारगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। देखते हैं इसकी व्याख्या। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा गया है। पश्चिम भारत के अंतिम शक शासक रुद्र सिंह थर्ड को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने परास्त कर पश्चिमी भारत से शक सत्ता का उन्मूलन कर दिया था। शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक अन्य उपाधि शाकाहारी भी है। इस उपलक्ष्य में उसने चांदी के सिक्के भी चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी कुमारगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी चंद्रगुप्त द्वितीय। व्याख्या, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था, जिसको गुप्त काल में रूपक यानी रूपक कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के ही अनुकरण पर रजत मुद्राओं को उत्कीर्ण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था? ए कारषण, बी दीनार, सी निष्क, डी सुवर्ण। इसका सही आंसर हो जाएगा दीनार, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। देखते हैं इसकी व्याख्या। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था। रजत सिक्कों को गुप्त काल में रूपक कहा जाता था। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? ए स्कंदगुप्त, बी चंद्रगुप्त सेकंड, सी रामगुप्त, डी कुमारगुप्त सेकंड यानी फर्स्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी कुमारगुप्त फर्स्ट। इसकी व्याख्या देखते हैं। कुमारगुप्त फर्स्ट का समकालीन वत्स भट्ट एक स्थानीय कवि था। उसने मालवा में मंदसौर प्रशस्ति की रचना की थी। मंदसौर प्रशस्ति कुमारगुप्त फर्स्ट की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करती हैं। इस प्रशस्ति में तंतुवाय श्रेणी संगठन का वर्णन किया गया है। वहीं साथ ही सूर्य मंदिर के वर्णन से उस नगर में प्रचलित सूर्योपासना की धार्मिक भावना को तथा मालवा में प्रचलित शिखर युक्त प्राचीन मंदिरों की वास्तुगत विशेषताओं का भी निरूपण किया गया है। तो ये इसकी व्याख्या हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 की व्याख्या थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। ए तांबे के बर्तनों के लिए, बी स्वर्ण आभूषणों के लिए, सी लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु, डी हाथी दांत के काम हेतु। इसका सही आंसर हो जाएगा सी लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु।
देखते हैं व्याख्या। तीसरी शताब्दी में वारंगल लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था। वारंगल में अगरिया लोग बड़ी संख्या में रहते थे। लोहे के यंत्र एवं उपकरण बनाना अगरिया लोगों का परंपरागत व्यवसाय था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7। योग के आविष्कारक थे। ए आर्यभट्ट, बी चरक, सी पतंजलि, डी रामदेव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी पतंजलि। महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का प्रतिस्थापक आचार्य माना जाता है। यद्यपि भारतीय परंपरा में योग साधना का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। उपनिषद, महाभारत, भगवत गीता, जैन और बौद्ध मतों से योग संबंधी क्रियाओं का विवेचन प्राप्त होता है, किंतु सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि ने ही सुसंबद्ध दार्शनिक सिद्धांत के रूप में योग का विवेचन किया, इसलिए इन्हें योग दर्शन का प्रणेता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीमांसा के प्रणेता थे। ए कणाद, बी वशिष्ठ, सी विश्वामित्र, डी जैमिनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी जैमिनी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी क्लास? आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जो लोग वीडियो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक कर दिया करो। मुझे कहना भी अच्छा नहीं लगता है, मगर आपका एक लाइक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और जो लोग लाइक कर देते हैं उनके लिए धन्यवाद।